हमें मालूम है इस वक्त क्या सूरत हाल है, लेकिन इसके साथ खदशात भी अपनी जगह मौजूद हैं कि शायद अभी भी वो नंबर्स हम तक नहीं पहुंच रहे जो हकीकी तौर पे हैं। जो हकीकी सूरत हाल है वो शायद इससे भी ज़्यादा वर्स्ट है। तो ये जो इस वक्त कुछ स्टेटमेंट्स इंटरनेशनली आई हैं, खासतौर पे प्रेसिडेंट उर्दवान की जो स्टेटमेंट है, आप इसको किस हद तक मौसर देखते हैं इन हालात के ऊपर? मैं समझता हूँ कि उर्दवान साहब जो है उन्होंने जो है उम्मत मुस्लिमा की और ख़ास तौर पर फ़लस्तीनियों की हकीकी मानों में तर्जुमानी की है। उनके जितने भी मिजरीज़ हैं, उनके जो सफरिंग्स हैं, उसको हाईलाइट करके, और जो बड़े अपने आप को इंसानी हकूक़ के चैम्पियन और बाज़मीर दुनिया समझती है, यानी यूरोपीय यूनियन और वेस्ट, उनको कॉल इन किया है कि आप लोग जो है कितनी और कुर्बानियाँ, कितनी और लाशें जो हैं आपको दरकार हैं किसी एक्शन करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही टाइमली कॉल है, अगरचे डिलेड इसको हम कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी किसी न किसी ने आवाज़ उठाई है। और ख़ास तौर पे यूरोप के कल्ब में बैठ के, कि जहाँ पे यकीनन उनके स्टेक्स हैं और सारे, और ख़ास तौर पे तुर्की इस हवाले से अहम मुल्क है कि तुर्की के अपने सफारती ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, और तुर्की माजी में गज़ा के जो बासी हैं, गज़ा के जो महसूरीन हैं, इनके लिए फ्रीडम फ्लोटेला की शक्ल में मुख्तलिफ इमदादी कश्तियाँ जो हैं वो लेकर आया था, लेकिन उस पर भी इसराइली जो कमांडोज जो हैं उन्होंने खुले समुंदर में हमला करके तकरीबन 12 के करीब तुर्क रज़ाकार जो है उनको शहीद कर दिया था। और उसके नतीजे में एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक क्राइसिस इसराइल और तुर्की के दरमियान हो गया था। तुर्की ने अपने सफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए थे और तकरीबन 2-2.5 साल की मिन्नत तरला और मेहनत के बाद जो है इसराइल के साथ वो ताल्लुकात दोबारा बहाल हुए। तो इस वक्त मैं समझता हूँ जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए परेशानी की बात है वो उस पूरा जितना भी इस वक्त वहाँ पे गज़ा का तबाही और बर्बादी है, उसको मगरब और अमेरिका बिलखुसूस मानने को तैयार नहीं है। इसराइल के एक सफीर साहब का बयान आ रहा है कि हमें शक है कि जो गज़ा के बारे में कैजुअल्टी फिगर दिया जा रहा है वो ठीक नहीं है। तो कल गज़ा की जो वजारत सेहत है, और उन्होंने बाकायदा फिगर जारी की है, एक लिस्ट जारी की है नामों की, कि जिसमें जो शोहदा की तादाद जो है वो शो की जा रही है, बताई जा रही है, ताकि कम से कम अगर कैमरे की आंख से और सेटेलाइट से ली जाने वाली तस्वीर जो है वो इन सहयूनियों को और यहूदियों को और इसराइलियों को जो है उनकी आंखें नहीं खोल रही, तो कम से कम ये सरकारी हकायक है, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसको आप डबल चेक कर लीजिए। दूसरे नंबर पे जितने बड़े पैमाने पे वहाँ आतिशोआहन की बारिश की गई है, उसके बाद वहाँ किसी ज़ीरू का बचना जो है मैं समझता हूँ मौजज़ा ही है। इस वक्त तक फ़लस्तीनी जो है तकरीबन पिछले 20-22 दिन से जो है इसराइल की इस लश्करकशी का शिकार है और बड़े पैमाने पे जो है बेघर हुए हैं। यानी आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि उसमें कोई सेगमेंट ऑफ सोसाइटी महफूज नहीं है। यानी जो जंगजू है वो तो अपनी जगह एक वल्नरेबल पोजीशन में है, लेकिन उसके साथ साथ जो सिविलियन आबादी और बिलखुसूस इस पूरी जंग की हकीकी तस्वीर दुनिया को दिखाने वाला मीडिया जो है, उसके 30 सहाफ़ी जो है वो इस वक्त तक इसकी नजर हो चुके हैं। और कल जो है अल जजीरा के जो गज़ा के ब्यूरो चीफ हैं, उनकी पूरी फैमिली जो है वो वाइप आउट हो गई इस बमबारी के नतीजे में। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कुर्बानी है उस मीडिया की तरफ से भी, और कम से कम इस चैनल की तरफ से भी, कि इनके पहले भी शीरी अबू आकला नामी एक फलस्तीनी जो रिपोर्टर थी इनके वेस्ट बैंक में, उनको भी इसी तरीके से स्नाइपर शूटिंग में किल कर दिया गया था। तो अब वो खुद अमेरिकन नेशनल भी थी, लेकिन उनका भी अभी तक कजिया जो है वो इसी तरीके से लटक रहा है कि उनके कातिल को जो है वो सजा नहीं दी जा सकी। मैं समझता हूँ ये जितने बड़े पैमाने पे अब इसराइल ने वहाँ तबाही मचाई है, तो अब जो आखिरी उम्मीद रह गई है वो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली का इजलास जारी है। इजलास जो है वो तो नाकाम हो चुके हैं करारदादों के हवाले से, बल्कि 4 आप कह लीजिए कि जिसमें कुछ रूस की तरफ से वीटो कर दी गई करारदाद और कुछ जो है अमेरिका और उनके दीगर इत्तेहादियों ने वीटो कर दी। तो मैं समझता हूँ कि ये वीटो का खेल जो है ये फलस्तीनियों के खून के साथ ही होली खेलने के मुताबिक। अभी आपने बात की जाफर साहब जिस तरह से कि जो ये बहुत बड़े आने के ऊपर हम जो इजराइल फ़लस्तीनियों को नस्लकुशी कर रहा है, उनको नुकसान पहुंचा रहा है, उनको शहीद कर रहा है, ख़वातीन हो, बच्चे, कोई सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जिसकी आप बात कर रहे थे, चाहे वो सिविलियंस है या कोई भी लोग हैं। दूसरी जानिब ये जो आलमी ताकतें हैं, चाहे इसमें अमेरिका की बात करें, दीगर ममालिक की बात करें, इनका रोल बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी बातें की जाती हैं ह्यूमन राइट्स की, ये सारी चीज़ें, लेकिन जिस तरह खुलेआम हम सब चीज़ें देख रहे हैं, अब इसका कोई हल तो होना चाहिए, बल्कि इनफैक्ट ये बड़ी आलमी ताकत इस चीज़ को हवा दे रही है और उसको एक्सेप्ट करने को भी तैयार नहीं है।
मैं समझता हूँ जी कि वेस्ट की यही जो दोगली पॉलिसियां हैं, उसकी वजह से वेस्ट खुद भी गैर महफूज होता है और पूरी दुनिया का अमन जो है वो भी एट स्टेक होता है। आप देखिए कि इनकी ऐसी ही पॉलिसियों के नतीजे में अफगानिस्तान जो है वो राख का ढेर बना और उसके बाद इराक में भी इसी नौयत के झूठे और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का शोर मचा के इराक से हिट बचाएगी और आज इराक जिस हाल में है वो हमारे सामने है। और अब जो है एक नई मंजिल उन्हें यहाँ पे गजा में या फलस्तीन के अंदर मिल चुकी है। तो यही बेसिकली वो नाइंसाफी पर मबनी पॉलिसियां हैं कि आप जब हक और सच की बात नहीं करते, मजलूम का साथ नहीं देते, तो वो मजलूम जो है फिर आपको अपना रद्द अमल दिखाता है। और बाज़ औक़ात वो रद्द अमल, ये तो तंजीमें अपने आप को बहुत कंटेन रखती हैं, इनकी जद्दोजहद फ़लस्तीन के अंदर है, इसराइल के अंदर टेरिटरीज के है। अगर यही तंजीमें जो है कल को खुदा न खास्ता अपनी इसी रद्द अमल को दुनिया के दीगर कैपिटल्स में दिखाना शुरू कर देंगी, इसराइली अहदाफ के खिलाफ, अमरीकी अहदाफ के खिलाफ, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। शाम में इस अमरीकी जो फौजी अड्डे हैं उस पर निशाना, उसको हमले का निशाना बनाया जा रहा है। इराक के अंदर उस पर हमले किए जा रहे हैं। अच्छा जॉसेफ, जो हुकूमतें हैं इनके तो चले वेस्टेड इंटरेस्ट जो भी हैं वो हैं, और हमें मालूम है कि क्या हैं वो, एक टर्म इस्तेमाल की जाती है डीप पॉकेट्स, वो तो हैं अपनी जगह, लेकिन इन ममालिक की जो आबादियां हैं, जो इसके रहने वाले हैं, जो शहरी हैं, वो तो इन हुकूमतों के मोहताज नहीं है। वो तो अगर एक जानवर की भी गैर कानूनी तौर पे उसको भी मार दिया जाता है तो लॉज हैं, उनकी इंप्लीमेंटेशन है और उनकी सजाएं हैं, वहाँ पे कानून बहुत सख्त हैं। तो इन ममालिक के शहरी क्यों नहीं जाग रहे? जी मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि वो जो कुछ हद तक हिमायत मिली है फ़लस्तीन के हक में और उस जुल्म के खिलाफ जो वहाँ पे हो रहा है, लेकिन शायद ये आवाज़ इतनी मौसर नहीं है, इतना मैसिव प्रोटेस्ट नहीं है जो कि किसी मुल्क को मजबूर कर दे कि वो किसी ऐसे जालिम मुल्क की हिमायत ना करे। और दूसरी जानब जो मीडिया के ऊपर क्रैक डाउन है, बड़े बड़े एंकर्स जो कि मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, बड़े बड़े सहाफ़ी, उनको न सिर्फ उनकी मुलाजमतों से फारिग किया गया है, अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर यहाँ पे ये हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि जो अवाम है उसको भी खड़ा होना चाहिए, जो कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये उनके हुकूक को खस्म करने के बराबर है, इजहार राय को खत्म करने के बराबर है जो ये किया जा रहा है इस तनाजुर के अंदर? देखिए जी, जहाँ तक तो वेस्टर्न अवाम का ताल्लुक है, अमेरिकन अवाम का, तो मैं समझता हूँ वो अपने तौर पे जिस अंदाज से प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो उसको एक्नॉलेज किया जाना चाहिए, अगरचे उसकी मैग्नीट्यूड या उसकी शिद्दत वो नहीं है कि वो अपनी हुकूमतों को किसी बात पे मजबूर कर सके। और हुकूमतें, माज़रत के साथ कहूँगा कि माजी में भी आपको याद होगा जब इराक पर अमेरिका ने हमला किया था तो दुनिया के सबसे बड़े एहतजाजी मुजाहरे जो हैं वो अमेरिका और लंदन में हुए थे। लेकिन यही इन्हीं की हुकूमतें थी जिन्होंने बेसिकली ये सारी लाओ लश्करकशी की थी। अब जो मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त या जो ओपनिंग है वो सोशल मीडिया की है। और सोशल मीडिया पे जिस तरह आपने खुद पॉइंट आउट किया कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इतना ज्यादा जिसे आप कहेंगे मार्शल किस्म की चीज है या एक क्रैकडाउन है कि अनकॉल्ड फॉर, जिसे कहना चाहिए सेंसरशिप लगी हुई है कि वहाँ पे कोई भी मुसलमान एंकर, कोई भी ऐसा बंदा या खातून जो है वो अगर इस मौक़िफ़ की हामी है, हमायती है, तो उसे ऑफ स्क्रीन किया जा रहा है। ये बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ मगरब का एक दोहरा म्यार है और ख़ासतौर पे मगरबी मीडिया का। अब आपने नोट किया होगा कि रिसेंटली दुनिया के दो बड़े जो न्यूज़ के सरखेल समझे जाते हैं, CNN, BBC, उनके नुमाइंदों को फील्ड के अंदर जो है अब लोग जो है लान तान कर रहे हैं। उनके रिपोर्टर्स को कल गरब उर्दन से कवरेज के लिए निकाल दिया गया CNN की। इससे पहले उनकी एक रिपोर्टर को रफा क्रॉसिंग पे जो तल्ख जुमलों का सामना करना पड़ा एक वहाँ पे एहतजाज करने वाली मिस्री खातून की तरफ से। तो मैं समझता हूँ ये शुरुआत तो हो गई है। और इसी तरीके से सोशल मीडिया पर लोग अपनी बात जिस अंदाज से कह रहे हैं, सोशल मीडिया के भी जो बिजनेस मॉडल है वो अपनी मजबूरियां कह लीजिए या अपनी डबल स्टैंडर्ड्स कह लीजिए, उसका इजहार करना शुरू हो गए। तो वन लास्ट पॉइंट, ये मैंने कल भी डिस्कस किया था, लेकिन चूंकि आप नहीं थे मेहमान, आज आप हैं, तो मैं आपसे भी डिस्कस करना चाहता हूं। ये जो नए पावर सेंटर्स इमर्ज हो रहे हैं, नए पावर ब्लॉक्स इमर्ज हो रहे हैं, दो की अभी ताकत बदस्तूर अमेरिका जैसे ममालिक के साथ है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज जो अरब ममालिक हैं और फिर इन टर्म्स ऑफ जो पावर है या इन्फ्लुएंस है दुनिया भर के अंदर, उसमें चीन और रूस जैसे जो ममालिक हैं, इवन तुर्की का भी हम नाम ले सकते हैं, उनकी तरफ से क्या ये दबाव या रिस्पॉन्स काफ़ी है जो अब तक आया है, या आपके ख्याल में अगर वो भी इसको रीवैम्प करे, बेहतर तरीके से सामने आए, तो शायद हालात को कंट्रोल करने में मुआवनत हो सकती है? देखिए जी, चीन, तुर्की और खासतौर पर कतर और किसी हद तक इसमें सऊदी अरब को भी हमें शामिल कर लें, वो अगरचे थोड़ी सी पैसिव डिप्लोमेसी कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल उनका एक अपना इन्फ्लुएंस है इस्लामी दुनिया के अंदर भी, और कम से कम वेस्टर्न कंट्रीज के साथ खासतौर पे जिस अंदाज से माजी में वो इसराइल के साथ
अपने नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के बारे में आगे बढ़ रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे बेबस नहीं है मुस्लिम दुनिया, या कम से कम ये इमर्जिंग ब्लॉक्स कि ये इसराइल को या उसके सरपरस्त आला अमेरिका को सबक ना सिखा सके। क्योंकि आज मैं समझता हूँ बुलेट से ज्यादा जो ज्यादा बड़ा हथियार है वो बाइकआउट का हथियार है। आपने ईरान को इसी हथियार के जरिए खत्म किया गया, यमन को इसी हथियार के जरिए खत्म किया गया। अब वक्त आ गया है कि तमाम तरक्की पसंद अक़वाम, आज़ाद अक़वाम और ख़ास तौर पे जितने भी इंसाफ पसंद अक़वाम हैं वो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ठीक है, और यकीनी तौर पे इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द ग्लोबल पीस एज वेल। थैंक यू वेरी मच मंसूर जाफर साहब, आपने अपनी राय का इजहार किया, अपना तज्जिया हमारे सामने रखा। मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल के ऊपर बात कर रहे थे। काफ़ी मखदूश है, हमारी दुआएं वहाँ पे मौजूद मासूम औरतों और बच्चों के साथ हैं। अल्लाह उनकी मुश्किलात को आसान फरमाए।